नमस्कार दोस्तों, राज की कहानियाँ में फिर से एक बार से आपका स्वागत है। आज मैं एक नई कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, लेकर के आया हूँ। ये कहानी भी आपको बहुत पसंद आएगी। ये कहानी नीरज की है, जो उत्तराखंड में एक फैक्ट्री में वर्कर थे और रोज की तरह अपनी फैक्ट्री से निकल करके रात के टाइम लगभग 11 बज रहा था और वो अपना घर जा रही थी और तभी इनके साथ में ये सब हुआ था। तो आइए चलते हैं नीरज की इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि कोई भी मैं नया वीडियो इस चैनल पर डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। शुरू करते हैं फिर नीरज की ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम नीरज है। मैं उत्तराखंड में रहता हूँ और एक फैक्ट्री में काम करता था एज ए वर्कर। अब मेरी जो ड्यूटी थी ना, अब बी शिफ्ट की थी। हमारी फैक्ट्री 3 शिफ्ट में चलती थी, ए बी सी, और मैं बी में काम करता था। अब मैं मशीन चलाने का काम करता था। लेकिन जब तक मेरा रिलीवर आ ना जाए तब तक हम उस मशीन को छोड़ करके जा नहीं सकते। अगर बाय द वे अगर मेरा रिलीवर नहीं आता है किसी कारण से, तब हमें अब उसकी जो ड्यूटी है हमें करनी पड़ती है। एक तरह से डबल ड्यूटी हमारी हो जाती है। और उस रात भी ऐसे हुआ था। जब मैं अपना काम ख़त्म कर लिया था, इंतज़ार कर रहा था और मशीन तो चलती जा रही थी, देखभाल मैं ज़रूर कर रहा था। अब मेरी ड्यूटी तो 9 बजे 9:30 बजे ख़त्म हो जाती थी। हाँ, सब कुछ हैंड ओवर करने में 10 तो बज जाता था। और उस टाइम मेरा जो रिलीवर था ना, आया तो ज़रूर, लेकिन कहने लगा कि नीरज, थोड़ी देर तुम मशीन को संभाल ले, मैं थोड़ा अब अपने सुपरवाइज़र साहब से मिल के आता हूँ, कुछ उनसे बात करनी है। मैं समझ गया कि कोई पर्सनल बात होगी। अब तो जाने ही दो, अब आधा घंटा 1 घंटे में क्या फ़र्क पड़ता है। अब मेरा घर तो 2 किलोमीटर की दूरी पर है, ना तो मुझे किसी साधन की ज़रूरत है। रोज़ ही मैं पैदल आता हूँ, रोज़ ही जाता हूँ और किराए का कमरा है। अब फिर मैं अपने कमरे में सोना ही तो है, रात तो अपनी है। मैं इंतज़ार करता रहा कि कब आएगा हमारा रिलीवर। वो आया लगभग 1 घंटे के पार में। तब तक रात का 11 बज गया था। मैं नाराज़ नहीं हुआ, कभी कभी ऐसा अब हो जाता था। वो खुद मुस्कुरा के कहने लगा, भाई नीरज, तुम आज लेट हो गए मेरी वजह से। मैं कहने लगा, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, अब तुम्हारा कोई ज़रूरी काम था वो तो करना ही है। अब फिर मैं अपने टिफिन वगैरह थैला वगैरह संभाल करके फैक्ट्री से निकल चुका था। और तब तक हमारी जो फैक्ट्री के लेबर जो बी शिफ्ट के थे वो कभी की जा चुके थे। सड़क जो हमारी कॉलोनी वाली थी बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। अब अंधेरी रात थी और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। और जो हमारी सड़क थी ना, अब दोनों साइड में जंगल थे, बीच में सड़क जा रही थी जो हमारी कॉलोनी की तरफ। हाँ, कुछ देर जाने के बाद वो जंगल ख़त्म हो जाता था। अब फिर हमारा कॉलोनी शुरुआत हो जाती थी। अब मैं रोज़ की तरह बिल्कुल बेधड़क अपने कॉलोनी की तरफ चलता जा रहा था। आखिरकार उधर से मुझे एक लड़की भागती हुई नजर आई, जो बड़ा ही तेज दौड़ रही थी। कब आकर के मुझसे टकरा गई मैं तो समझ ही नहीं सका। मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था और चल तो रहा था, लेकिन ख्याल बुन रहा था। मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था कि मैं 25 साल का हो गया और मैं मशीन का ऑपरेटर का काम करता हूँ और अभी तक हमारे घर वालों ने मेरी शादी नहीं की। मैं यही अपना धुन में सोचता हुआ चला जा रहा था। आखिरकार मेरी जब चेतना लौटी उस लड़की से टकराने के, तो मैं एकदम हड़बड़ा सा गया था। मैं जब देखा तो उस लड़की को लगभग 23-24 साल की रही होगी, यही उसकी उम्र लगभग थी। ज़्यादा
ना तो छोटी थी ना ज़्यादा बड़ी थी, मीडियम कद की थी और अपने चेहरे को अच्छी तरह से एक तरह से दुपट्टे से लपेट रखा था ताकि उसका चेहरा कोई देख ना पाए। आंखें जरूर खुली हुई थी। मैं जब उसको देखा तो लड़की जात है, मैं तो डांट ही नहीं पाया, लेकिन इतना जरूर बोला कि आपको देख के चलना चाहिए था। देखिए आपने मेरे साथ कितना तेजी से टकराई हैं। ऐसा क्या हो गया कि आप भाग रही हैं? वो लड़की मेरे पास ही रुक गई थी और मेरा हाथ पकड़ करके जैसे कांप रही हो, डरी हुई हो। मैं जब उसका ये हालत देखा ना तो मैं सोच में पड़ गया कि क्या हुआ, ये हमारी कॉलोनी की लड़की है, क्योंकि कॉलोनी की तरफ से ही भागती हुई आ रही थी। मैं तो उस वक्त में यही समझा था। हाँ, मैं उससे पूछ लिया कि आप डरिए मत, आपके साथ कुछ हुआ है क्या? अगर कुछ बात हो तो मुझे शेयर कीजिए, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद करूं। तब लड़की थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे शांत हो रही थी। बोलना चाहती थी लेकिन लग रहा था कि उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही हो और अभी तक अपना चेहरा कवर किए हुई थी। मैं चेहरा उसका देख ही नहीं पाया था। हाँ, बड़ी बड़ी सी आंखें उसका मुझे जरूर नजर आ रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से उसको समझा रहा था कि डरिए मत, अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे ज़रूर बताइए, हो सकता है कि मैं आपकी मदद करूं। इस कॉलोनी में मेरे जानने वाले बहुत लोग हैं, अब हमारा साथ देंगे। अगर ऐसी बात है तो आप बेधड़क हमसे बात बोलिए। लड़की धीरे धीरे शांत हुई। अब फिर कहने लगी कि देखिए, क्या आप अपने इसी कॉलोनी में रहते हैं? मैंने बोला हाँ हाँ, इसी कॉलोनी में रहता हूँ और सबसे पहला घर ही मेरा है, किराए का मकान है मेरा। अब मैं तो अकेले रहता हूँ। जी बताइए, हुक्म कीजिए। लड़की कहने लगी कि देखिए, क्या आप मुझे एक रात के लिए अपने कमरे में शरण देंगे? मैं सुबह होती ही चली जाऊंगी। मैं उस लड़की की बात सुनकर के थोड़ा डर गया था कि भाई जवान लड़की है और मैं कैसे उसको हाँ बोल दूं? जवान लड़की, अब मैं भी जवान। मैं सोच विचार में डूब गया था और मैं पूछ ही बैठा कि मैडम आपके साथ ऐसा क्या हुआ है? मुझे जब तक आप बताएंगे नहीं मैं आपका मदद नहीं कर पाऊंगा। और तब वो कहने लगे कि देखिए, बताने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन इस जगह पर मैं सारी बात नहीं बता सकती, मुझे डर लग रहा है। मुझे आप अपने घर ले चलिए और मैं आपसे वादा करती हूँ कि सुबह होते ही मैं आपके घर से निकल जाऊंगी। बस रात भर की तो बात है, इतना तो आप मेरी मदद कर दीजिए और जो भी आप सवाल पूछेंगे मैं आपके घर पहुंच करके पूरा जवाब दूंगी। मैं जब उसकी बात सुना ना तो मैं थोड़ा मन में मेरा हलचल हो रहा था। इस लड़की पर मैं विश्वास करूं या नहीं करूं, कि मैं ऐसे बहुत सारे दोस्तों के किस्सा सुन चुका था कि ऐसी लड़कियां आती हैं अंधेरे साइड में सुनसान रास्ते पर और ऐसे ही कुछ ड्रामा करती हैं और फिर दोस्ती गांठ लेती हैं और फिर अपने साथियों को बुला करके और जो भी होता है लूट लेती है। कहीं उसी गिरोह का तो ये लड़की नहीं है, मुझे अंदेशा हुआ था। मैं थोड़ा अंदर डरा हुआ था, हिचका हुआ था उसकी बात सुन करके। शायद वो मेरे मन की बात पढ़ गई थी। हाँ, कहने लगी देखिए देखिए, मेरे बारे में ऐसा मत कुछ सोचिए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। आप अपने मन से वो सब ख्याल निकाल दीजिए, बस एक रात का मुझे शरण दे दीजिए। बस मैं ये आपसे यही चाहती हूँ और जो भी आप मेरे से पूछेंगे घर चल करके मैं सब कुछ आपको बता दूंगी। मेरा मन थोड़ा अब शांत हो गया था। हाँ, मैं बोला ठीक है, चलिए मेरे साथ में। हाँ, मैं आगे आगे, लड़की पीछे पीछे। रास्ते भर में हम आपस में कोई सवाल जवाब नहीं किए थे। मेरा घर तो उस कॉलोनी के पहला ही घर था। अब मैं जब कॉलोनी का घर में अपना पहुंच गया और जेब से ताली निकाल के ताला खोला और तब वो जल्दी से घर के अंदर घुस गई, जैसे वो बहुत डरी हुई हो, उसका जैसे कोई पीछा कर रहा हो और वो बचती फिरती रही हो। मुझे ऐसा ही लगा उस पल में जब वो जल्दी से दरवाजे से अंदर चली गई थी। आखिरकार मैं भी अब दरवाजे को बंद कर रहा था। अब मेरे मन में अब थोड़ा सा अजब सा बेचैनी हो रही थी। आखिर ये लड़की इतनी घबराई हुई क्यों है? जवान लड़की है, इसके साथ हुआ तो क्या हुआ है, मैं जानने के लिए बेचैन था। हाँ, मैं एक शिष्टाचार के नाते अब उससे पूछने लगा कि आपने कुछ भोजन किया है, पानी चाहिए बताइए। हाँ, तब वो लड़की कहने लगी देखिए,
मैं भोजन नहीं किया है, मैं भूखी भी हूँ। मैं कहने लगा कि देखिए मेरे पास में अब इस टाइम तो भोजन नहीं है, मैं तो लंच लेके गया था और वही खा करके लौट रहा हूँ। हाँ, मैं आपके लिए इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि भूखे पेट तो मैं आपको सोने नहीं दूंगा। आप जो आपकी इच्छा है, चावल खाना है, रोटी खाना है, जो कहोगी मैं बना दूंगा। तब वो मान गई और कहने लगी ठीक है, जो आपकी इच्छा हो, चलिए मैं आपके साथ आपकी मदद कर देती हूँ। मुझे भी खाना अच्छी तरह से बनाना आता है। अब मैं कुछ अंडे रखा हुआ था वहाँ पर इमरजेंसी के लिए कि कभी लेट हो जाऊँ तो ऑमलेट वगैरह अब बना लूँ। फटाफट वाला काम तो वही होता, सौदा ऑमलेट वाला ही। और उसकी निगाहें जैसे अब अंडे के ट्रे पर पड़ी ना, तब मैं उसकी आंखों में वो चमक देखा था। अंडे देख करके बड़ा खुश हो गई थी और कह ले कि आप अंडा भी खाते हैं ना। मैंने बोला जाहिर सी बात है, जब हमारे घर में अंडा रसोई में पड़ा है तो मैं तो खाता ही हूँ। तो कहने लगी कि मुझे भी अब आमलेट खाने का इच्छा हो रहा है, आप आमलेट ही क्यों न बना देते। अब मैं भी अब जब लड़की की बात सुनी ना, तो मुझे लगा कि जल्दीबाजी में आमलेट ही बना देना चाहिए। आखिरकार मैं आमलेट बना दिया और अपने लिए भी, ताकि उस लड़की को साथ दे सकूं। अब फिर आमलेट का प्लेट लेकर के आप जो मेरी खाट पर बैठी हुई थी मैं उसके आगे कर दिया था। और मेरे कमरे में एक ही खाट था, सिंगल खाट। मैं अकेले ही रहता था, शादी ब्याह हुआ नहीं था। मम्मी पापा गांव में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे और जो मैं कमाता था अपने गांव भेजता था। और मैं अब उनसे डायरेक्ट थोड़ी बोलूं कि मेरी शादी करा दो। अब उनका भी तो फर्ज बनता था कि वो भी मेरे लिए लड़की देखें, ढूंढें। अब मैं तो शादी लायक हो ही चुका था, लेकिन ना जाने वो लोग क्यों नहीं मेरी फिक्र कर रहे थे। अब मैं उनसे कैसे बोलूं कि मम्मी पापा अब मैं जवान हो चुका हूं, अब मेरी भी शादी की इच्छा है, मेरी भी शादी करा दीजिए। मैं संकोच कर देता था। खैर, अब इस रात की बात बता रहा हूं, जब हम उस खाट पर लड़की को अब अंडा का ट्रे ले वो ऑमलेट लेके पहुंचे, लड़की बड़ा खुश हो गई, खाने लगी और कहने लगी बहुत अच्छा आप बनाए हैं, ऐसा तो मैं बना नहीं पाऊंगी, आपके हाथों में जादू है। एक तरह से मेरी तारीफ करने लगी थी। अब मैं अपनी तारीफ सुन करके खुश भी हो रहा था। आखिरकार मुझे लगा कि अब खाना पीना हो चुका है और तब मैं कहने लगी देखिए मेरे पास में एक ही खाट है, आप ये काम कीजिए, आप खाट पर सो जाइए और मैं चटाई बिछा करके नीचे सो जाता हूँ। तब वो कहने लगी नहीं नहीं, आप अपने खाट पर सोइए, अब मैं चटाई पर सो जाती हूँ। मुझे ज़मीन पर सोने की आदत है, आपको नहीं होगा, आप ड्यूटी वाले बंदे हैं, अब फिर आपको कोई परेशानी हो जाएगी तो आप मुझे ही कोसेंगे। नहीं, ये काम मत कीजिए, मैं तो बड़े आराम से ज़मीन पर सोती हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगा। आखिरकार वो जिद करने लगी तो मैं भी मान चुका था। अब फिर मैं अपने खाट पर आ चुका था और तब तक आधी रात हो चुकी थी। जब वो दरी पर आकर के सो गई, तकिया वगैरह मैं दे चुका था। अब फिर मैं अब खाट पर लेटे लेटे पूछने लगा कि जी आपने बताया था ना कि आप बताएंगी कि आपके साथ क्या हुआ था घर पहुंचने के बाद में। और तब वो कहने लगी जी मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं आपको बताती हूँ अपनी घटना, अपनी कहानी, जिसकी वजह से मैं अब घर छोड़कर भागी हुई हूँ। अब फिर वो कहानी सुनाने लगी, कहने लगी देखिए मैं इस जगह पर बिल्कुल अनजान हूँ। हाँ, मैं एक दोस्त के साथ में इस जगह पर आई थी, हम आपस में एक तरह से दोस्त थे। हाँ, मेरा जो परिवार है ना, गरीबी से अब एक तरह से जी रहा था। हाँ, मेरे दोस्त ने मुझसे वादा किया था कि तुम चलो शहर, मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा और तुम पैसा कमाना और फिर अपने मम्मी पापा को भेजना। उससे कोई हमारी जिस्मानी रिश्ता नहीं था, बस हम एक अच्छे मित्र की तरह थे। अब मैं तो उसके बहकाव में आ चुकी थी, सोचा था कि तो मेरा असली मित्र है, हमारे साथ ऐसा कुछ थोड़ी सोचेगा, कोई बुरा बात थोड़ी सोचेगा। अब मैं बहकाव में आकर के अपना घर छोड़ करके, जबकि मेरे मम्मी पापा मुझे मना कर रहे थे कि नहीं तुम्हें कहीं नहीं जाना है, अब 1 साल के बाद मैं तुम्हारी शादी करने वाला हूँ। लेकिन मैं अपनी मम्मी पापा को समझा कर थक गई, लेकिन वो माने नहीं। आखिरकार एक चिट्ठी छोड़ करके मैं उस लड़के के साथ अपना घर छोड़ दिया।
चिट्ठी में लिखा था कि मम्मी पापा आप घबराना मत, मैं शहर जा रही हूँ नौकरी के लिए और मैं एक आध महीने के अंदर आपके पास पैसा लेके लौटूंगी, आप मेरी फिक्र मत कीजिएगा। हाँ, मैं उस लड़के के साथ शहर आ गई थी। शहर पहुंचने के बाद उसकी असलियत मुझे पता चला जब वो मुझे धर्मशाला में ठहराया था। आप फिर मेरे साथ में बुरा करना चाहा, लेकिन मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं थी। तब मैंने उसको डांटना शुरू किया कि क्या तुम्हारी मैं पत्नी हूँ कि तुम मेरे साथ में ऐसा करोगे? तुम तो मेरे अच्छे मित्र थे, क्या तुम इसीलिए मुझे अब इस जगह पर लेके आए थे बला फुसला करके? अब फिर मैं उसको रोक दिया कि नहीं, मैं ऐसा वैसा तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं करने वाली, चाहे तुम कितना भी जोर लगा दो। आखिरकार मैं उसको छोड़ चुकी थी, मैं उस धर्मशाला से निकल चुकी थी कि मैं तुम्हारे साथ में बिल्कुल नहीं रहूंगी। अब देखो, मैं भटकती 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 अब तुम्हारे पास आ चुकी हूँ। इतना ही मेरी कहानी है। वास्तव में मैं उस लड़की की कहानी सुन करके दर्द में आ चुका था कि देखो ये लड़की कितना परेशानी झेल करके आखिरकार मेरे पास में आ गई है। लेकिन सुबह होने के बाद ये जाएगी कहाँ पर? अब तो उस धर्मशाला में जाएगी नहीं, उस लड़के के पास में जाएगी, ये जरूर अपने गांव ही लौटेगी। तो क्या इसके पास में अब पैसे कौड़ी हैं कि नहीं है? अगर नहीं होगा तो मैं मदद कर दूंगा, इसको अब गांव पहुंचाने में मैं पूरा इसका सहायता करूंगा। इसके बाद हमारी बातचीत अब रुक सी गई थी। अब मुझे तो नींद आ रही थी, मैं थका हुआ था। अब इसके बाद मैं गहरी नींद में सो चुका था। सुबह जब हुई तो मेरी नींद खुद ही खुल जाती थी। जैसे ही मेरी नींद खुली, सबसे पहले मैं चटाई पर ध्यान दिया जहां पर वो लड़की सोई हुई थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई जब मैं देखा कि चटाई खाली है। लड़की कहाँ गई? मैं हड़बड़ा सा गया था। उठा तो बाथरूम भी देखा, बाथरूम में भी दरवाज़ा खुला हुआ है, ना तो किचन में है। तब मैं मेन दरवाजे पर पहुंचा, तब भी वो दरवाज़ा अंदर से बंद था। तो लड़की गई तो कहाँ पर गई? मुझे तो लगने लगा कि मैं कोई ख्वाब देखा था। मैं ख्वाब ही देखा था, तभी तो लड़की इस घर में नहीं है, ना उसका कोई सबूत है। वाकई में मैं बहुत परेशान हो चुका था अपने आप को समझाने में कि कैसे हो सकता है। वो लड़की मेरे साथ घर तक आई, उसके लिए मैंने ऑमलेट बनाया, उसको खिलाया पिलाया। अब फिर मैं उसको रहने के लिए प्रबंध किया। अब मैंने उससे बातचीत भी किया और वो सुबह जाने के लिए बोल रही थी। मैं उसको मदद करने के लिए तैयार था, अगर इसके पास में किराया भाड़ा ना हो तो वो भी मैं दूंगा, उसको बस में बिठा के आऊँगा। लेकिन सुबह होते ही वो लड़की गायब हो गई थी। ये तो मेरे लिए बड़ा आश्चर्य की बात थी। कौन थी लड़की? मेरे आंखों के सामने थी, मैंने उससे बातचीत किया, मैंने उससे मेरे से टकरा भी गई थी और अपने हाथों से ऑमलेट बना के खिलाया। वो कोई जादू तो नहीं थी, तो आखिर कौन थी? मेरे मन में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे कि कैसे हो सकता भाई, वो कोई धुआं तो नहीं थी वो जो उड़ गई, दरवाज़ा बंद खिड़की बंद, ये कैसे हो सकता है? सही में मैं उठ तो गया था, लेकिन मैं इतना परेशान कभी नहीं हुआ था। मैं अब जान चुका था कि वो लड़की जरूर कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। तो आखिर है कौन? क्या वो कोई चुड़ैल है, कोई ऐसी शक्ति है? कौन सी शक्ति है? मैं समझने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मैं भूत प्रेत पर यकीन जरूर रखता था, मैं उनको जानता था, मैं कभी मिला नहीं था, लेकिन उन पर मैं विश्वास रखता था कि वो भी होते हैं, उनकी भी एक दुनिया है। तो क्या अपनी दुनिया से भटकी हुई लड़की अब हमारी दुनिया में आ चुकी थी? ऐसा हो सकता है क्या? जीती जागती हाड़ मांस की बनी हुई लड़की जिसको मैं महसूस भी किया था, बातचीत भी किया, खाना खिलाया, सब कुछ किया, ये कैसे हो सकता है भाई? वास्तव में मैं अब ऐसा मेरे साथ में हो गया था ना तो किसी काम में दिल लग रहा था। अब मुझे तो ऐसा लग रहा कि बस मैं यही सोचते रहूँगा ना तो पागल हो जाऊँगा।
मुझे अब इन बारों में सोचना नहीं चाहिए। मैं अपने मन को अब एक तरह समझाता रहा कि जो कुछ हुआ है ना, ये जरूर कोई शक्ति का काम है। अगर वो कोई बुरी शक्ति होती तब तक तो हमारे साथ में खेल कर दिया होता। जरूर कोई अच्छी शक्ति है जो मेरे साथ में अभी तक कोई बुरा नहीं किया है। हमने तो उसको एक जरूरतमंद लड़की समझ के अपने घर में शरण दिया। मैंने उसके साथ में ऐसा कुछ बुरा करने का ना बुरा सोचने का नियत भी रखा। मैं उसको एक गेस्ट के रूप में अपने घर में शरण दिया था, खिलाया पिलाया, मान आदर दिया, बाइज्जत उसको अब सुलाया उसको। तब मेरी नियत जरा भी बदली नहीं थी। क्या मैं इसीलिए बच गया? अगर मैं उस पर बुरा नियत डालता तो क्या वो लड़की मुझे छोड़ देती? मैं तो डर चुका था। जरूर जैसे वो लड़की ने बताई थी कि मैं गांव से आई थी, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ बुरा करने की कोशिश किया था और तब मैं उसको छोड़ के भाग गई थी। मैं वास्तव में बड़ा उलझन में रहा था कि ये क्या, कौन सी शक्ति है? क्या मैं अब इस कमरे में रह सकता हूं? मैं यही सब सोचता रहा। आखिरकार सारा दिन अब निकल चुका था, अपने में अब काम पर आ चुका था। मैं ये बात अपने दोस्तों को बताना चाहता था, लेकिन ऐसा जरूर मेरे साथ में हो रहा था कि जैसे वो शक्ति मेरे पास ही है और वो अब ऐसा मेरे साथ में कर चुकी है कि मुझे अब बोलने नहीं दे रही थी अपने बारे में। मुझे ऐसा ही मैं अपने दोस्तों से बताना चाहता था कि देखो रात में मेरे साथ में ऐसा घटना हुआ, लेकिन वो शक्ति मुझे रोक रही थी। जब भी मैं बोलने की कोशिश करता ना तो मेरे दिमाग में अलग से ख्याल आने लगते थे। अब मैं वो जो बात अपने दोस्तों को बताना चाहता था ना, वो टॉपिक बदल देता था। ऐसे मेरे साथ में ना जाने कितनी बार उसी दिन हो चुका था। आखिरकार मैं बहुत कुछ सोचता रहा कि अब मैं क्या करूं। क्या मैं उस घर में जाऊंगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा? कहीं वो चुड़ैल निकली तब मैं क्या करूंगा? लेकिन मैं हिम्मत करके गया। मैं अपने दिल को दिलासा दिया कि जो होगा देखा जाएगा। अगर उस रात लड़की ने मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो आज रात भी नहीं पहुंचाएंगे। अब मेरे मन में ऐसा कोई पाप तो नहीं था ना, मैं उस लड़की से आकर्षित नहीं था और मेरे मन में कोई बुरा विचार भी नहीं था। इसलिए शायद वो लड़की अभी तक उसने मुझे कुछ बुरा नहीं किया था। चलो, मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। अगर ऐसी कोई चीज होगी तो मैं आधी रात को ही घर छोड़ करके भाग लूंगा। यही अपने मन में सोच करके अपने घर पहुंच गया। डरते डरते घर का दरवाजा खुला। सब कुछ सामान्य था जैसे हर रोज होता था। मैं अपना टिफिन थैला सब कुछ कमरे के अंदर रखा। सबसे पहले मैंने अपने खाट का जो कमरा जहाँ मैं सोता था वहाँ देखा, चटाई वैसे की वैसी बिछी हुई थी। मैंने हटाया तक नहीं था। तकिया जो पड़ी हुई थी जिसको लेकर के सिरहाने लड़की रखी थी वैसे वैसे पड़ा था। लड़की नहीं थी। मैं किचन भी देख लिया था और इसके बाद बाथरूम वगैरह भी देख लिया था, कहीं भी लड़की नहीं थी। और तब मुझे लगने लगा कि नहीं, वो कोई आत्मा ही थी और ऐसी कोई दुष्ट आत्मा नहीं थी। अब चली गई। उसने एक रात के लिए शरण मांगा था और हमने शरण दे दिया। अब वो इस जगह पर नहीं आएगी। मैं मन ही मन बड़ा संतुष्ट था कि चलो मैंने एक अच्छी आत्मा का मदद किया है, वो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं करेगी। अब मैं फिर वही आमलेट बनाया। अब मुझे भूख लग रही थी और जैसे ही आमलेट बना करके अब मैं चला अपने खाट के पास जहाँ मैं बैठकर भोजन कर सकूं, उस आमलेट का स्वाद ले सकूं। और तभी मैं जो देखा ना, मैं देखता ही रह गया था। वो लड़की उसी जो चटाई थी जमीन पर बिछी हुई थी और उसी पर बैठी हुई अब मेरी तरफ देख रही थी। जैसे ही आमलेट देखा ना, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी और उसका चेहरा जो अभी भी दुपट्टा से ढका हुआ था और वो फटाफट दुपट्टे को खोल दिया था जैसे उस रात में किया था। आज भी उसका दुपट्टा से मैं चेहरा ढका हुआ देखा। और जैसे ही अब आमलेट का प्लेट देखते ही अब उसकी आंखों में चमक आ गई थी। अब मैं देखा ना तो जैसा लगा कि मेरे हाथ से प्लेट
छूट जाएगी। अब वही हुआ, मैं खौफ में आ चुका था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और वो आमलेट का प्लेट मेरे हाथों से छूटने ही वाला था। और तब तक वो लड़की तेजी से आकर के आमलेट का प्लेट मेरे हाथों से ले लिया था। हाँ, जल्दी जल्दी खाते खाते कहने लगी, अरे डरो मत, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं ऐसी वैसी कोई लड़की नहीं हूं, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तुम अपना डर अपने मन से निकाल दो, बैठ जाओ, चारपाई पर बैठो, मैं तुम्हें कह रही हूं ना, तुम्हारा नुकसान मैं कुछ भी नहीं करने वाली। लेकिन मैं पहली बार किसी आत्मा को देखा था। मैं जानता जरूर था कि आत्मा होती है, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। तो क्या ये भली आत्मा है? क्या मुझे भरोसा करना चाहिए इस पर? अब मेरे पास में कोई रास्ता भी तो नहीं था। रास्ता बस एक बचा था कि बस दरवाजा खोलूं और इस घर से भाग जाऊं। लेकिन वो बार बार कह रही थी कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं कोई अब ऐसी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है, आराम से बैठो और डर अपने शरीर से निकाल दो। आखिरकार मुझे उस पर विश्वास करना पड़ा और तब वो लड़की उस आमलेट को चट कर गई थी और कहने लगी, देखो अभी मेरा भूख कम नहीं हुआ है, क्या मेरे लिए अब दोबारा आमलेट बना लोगे? और अपने लिए भी बना लेना प्लीज, मुझे अभी भूख लग रही है, इतना तो कर दो, मैं तुम्हारे घर में हूं तो एक मेहमान ही हूं ना। मैं समझ गया था कि ये लड़की गई नहीं है, एक रात के शरण जरूर मांगी थी, लेकिन अभी भी मेरे घर में है। अब मैं क्या करूं? अब वही मैं कर रहा था जो लड़की कह रही थी। किचन में गया तो मेरे पीछे पीछे आ चुकी थी। जैसे मैं आमलेट बना रहा था सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखें फैलती जा रही थी जैसे जैसे मैं काम कर रहा था, कभी मुस्कुराती और कभी शांत हो जाती। आखिरकार मैं आमलेट अपने लिए भी और उस लड़की के लिए दोबारा अब लेके चल पड़ा था। पीछे पीछे लड़की अब फिर कहने लगी, आओ चटाई पर बैठते हैं, बैठ के खाना चाहिए, खड़े होकर के नहीं, और चारपाई पे तो हरगिज नहीं खाना चाहिए, आओ जमीन पर बैठो। आप जैसे वो मेरी दोस्त बन चुकी थी और मुझे अच्छी भी लगने लगी। चेहरा सुंदर था और आंखें तो बड़ी गजब की थी। सबसे आकर्षण तो उसकी आंखों का मुझ पर अब एक तरह से मोहित कर दिया था। हाँ, चेहरा ऐसा वैसा नहीं था, खूबसूरत चेहरा था। अब फिर हमारी दोस्ती हो गई थी। हाँ, ये दोस्ती कई दिनों तक ऐसी चलती रही। अब तो जैसे हम अब जिगरी फ्रेंड बन गए थे। लेकिन तब तक ना तो बुरी नज़र से मेरी तरफ वो देखी और ना मैं उसकी तरफ कोई बुरी नज़र से उसको देखा। हम एक पक्के दोस्त की तरह थे और वो हमारे घर में रहती थी और मैं अब ऑफिस जाता था, अपना काम करता था, और आते वक्त अब वो मुझसे अब कहती भी थी कि कुछ नॉन वेज लेके आना, होटल से लेके आना। अब मैं उसकी कहना मानता था और वही होता था। हम एक साथ मिल बैठकर उसी चटाई पर खाते, अब फिर वो चटाई पर सो जाती और मैं अपने खाट पर। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये कहानी का पहला भाग है। और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर लीजिए, और लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। अब फिर हम मिलते हैं जल्द इसी कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।